हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे। हम मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ कर रहे हैं। एक आज लास्ट टॉपिक बचा है पोस्ट वॉर स्ट्रगल, वो आज कर लेंगे और ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, आज इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो पोस्ट वॉर स्ट्रगल यानी कि जो दो वर्ल्ड वॉर्स हुई उसके बाद का जो स्ट्रगल है वो इसमें बताया गया ना। तो शुरू करते हैं। विद द एंड ऑफ द वॉर इन यूरोप इन अप्रैल 1945 इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंटर्ड अ न्यू फेज। एक नए फेज़ में इंडिया प्रवेश कर गया है। ठीक है, 1945 तक ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था ना। द रिवोल्ट ऑफ 1942 एंड द INA हैड रिवील्ड द हीरोइज्म एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन पीपल। इन रिवोल्ट ऑफ 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप में बन रही है। ठीक है, उसके बाद की बात की जा रही है। विद द रिलीज ऑफ नेशनल लीडर्स फ्रॉम द जेल द पीपल बिगैन टू लुक फॉरवर्ड टू अनदर और हैज़ द फाइनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फाइनल स्ट्रगल होगा फ्रीडम के लिए। ठीक है, द न्यू स्ट्रगल टुक द फॉर्म ऑफ अ मैसिव मूवमेंट अगेंस्ट द ट्रायल ऑफ द सोल्जर्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द INA। यानी यहाँ पे ट्रायल चल रहा है जो ऑफिसर्स थे INA के यानी इंडियन नेशनल आर्मी के, उन पर। ठीक है, the government decided to put on trial in the Red Fort at Delhi Shahnawaz Khan, Gurdial Singh Dhillon, Prem Sehgal, officers of INA who had earlier been officers in the British Indian Army। देखिए ये पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स थे, अब इनके ऊपर क्या है, केस चल रहा है। ठीक है, they were accused of having broken the oath of loyalty to the British Crown। उनको उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम था कि उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की एक तरह से जो उनको लॉयल्टी होनी चाहिए उसको उन्होंने तोड़ा है। मतलब वो उनके साथ वफादार होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की स्ट्रगल के लिए, उसकी फ्रीडम के लिए साथ दे रहे थे, उसके लिए मास मूवमेंट चला रहे थे और ब्रिटिश आर्मी की हेल्प नहीं की उन्होंने। दे वर एक्यूज ऑफ, देखो वही बताया इन्होंने, ब्रोकिंग द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन दस हैव बिकमिंग द ट्रेटर्स। यानी कि ट्रेटर्स का अर्थ होता है जो देश के विरुद्ध जो द्रोह करते हैं, यानी देशद्रोह जो करते हैं ना, जैसे जो बागी हो जाते हैं, जो देश के अगेंस्ट ही। मान लीजिए आज की डेट में इंडियन आर्मी में बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे, मान लीजिए वो पाकिस्तान के लिए काम करने लगे तो वो उस तरह से देशद्रोही कहलाएंगे। ऑन द अदर हैंड द पीपल वेलकम देम एज नेशनल हीरोज। ह्यूज पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन डिमांडेड द रिलीज वर हेल्ड ऑल। लेकिन जो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस किए जा रहे हैं ताकि इनके लिए किया जा रहा है कि इनको रिहा किया जाए ना, जो भी ऑफिसर्स थे उनको रिहा करने के लिए सारे प्रोटेस्ट या डिमॉन्स्ट्रेशंस किए जा रहे हैं। द एंटायर कंट्री नाउ सी द एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस डैट दिस टाइम हैज़, जो स्ट्रगल का जो टाइम है वो देखिए काफ़ी समय से कर रहे हैं। पहला देखिए 1857 में देखिए हुई ना क्रांति, जो पहली इसकी हुई थी, और 1947 में जा कर के हमको आज़ादी मिल रही है। ओके, द एंटायर कंट्री with excitement and confidence that this time the struggle would be won, they would not let these heroes be punished। उनको नहीं चाह रहे थे कि ये सब लोग पनिश किए जाएं। and the British government was this time in no position to ignore Indian people, even though the court martial held the INA prisoners guilty, the government felt it expedient to set them free। court martial चलाया जा रहा है लेकिन फिर भी उनके अंदर में क्या कि इनको फ्री कर दिया जाए ना। The changed attitude of British government can be explained by several factors। First, क्या है इनका जो चेंज हुआ एटीट्यूड ब्रिटिशर्स का, वो क्यों हुआ वो देख लीजिए। फर्स्ट इसमें क्या है, द वॉर हैड चेंज द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड। जो वॉर्स हुई यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसने पूरे विश्व का ही बैलेंस क्या हो गया, चेंज कर दिया। ठीक है, नॉट ब्रिटेन बट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन एमर्ज फ्रॉम द वॉर एज द बिग पावर्स। ब्रिटेन इसमें सुपर पावर बन के नहीं उभर रहा है। कौन उभर रहा है, रशिया यानी सोवियत यूनियन, जो कि प्रेजेंट टाइम में जब उसका विघटन हो गया तो फिर रशिया एंड अदर उसमें डिवाइड हो जाता है, जिसमें कौन कौन सी USA उभर करके आ रहा है। ठीक है, बट सपोर्टेड इंडियाज डिमांड फॉर फ्रीडम। और इन लोगों ने क्या किया, डिमांड की कि देश को आज़ाद करिए, यानी इंडिया को आज़ाद करिए ना। सेकेंड, इवन दो द ब्रिटेन वॉज ऑन द विनिंग साइड इन द वॉर, इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर वर शटर्ड। देखिए वो कह रहे विनिंग साइड में ब्रिटेन था, लेकिन इसकी इकोनॉमिक और क्या है, मिलिट्री पावर पूरी तरह से चरमरा गई, शैटर्ड हो गई ना। इट वुड टेक ब्रिटेन ईयर्स टू rehabilitate itself. Moreover, there was a change of government in Britain. The conservatives were
रिप्लेस बाय द लेबर पार्टी। अब देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट का भी चेंज हो रहा है ब्रिटेन में, पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी, फिर लेबर पार्टी आ जाती है, ठीक है। मैनी ऑफ हुज मेंबर्स सपोर्टेड द कांग्रेस डिमांड, जिसने कांग्रेस की डिमांड्स को सपोर्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे द ब्रिटिश सोल्जर्स were weary of war, having fought and shed their blood for nearly 6 years. They had no desire to spend many more years away from home in India, suppressing the Indian people's struggle for freedom. अब देखिए उनकी भी कंडीशंस चेंज हो रही हैं ना, इस वजह से भी ये चीज़ थोड़ा सा संभव हो पाई। They thought the British government could not any longer rely on the Indian personnel of its civil administration and armed forces to suppress the national movement. अब उनको यहाँ के देश के जो उनको मदद कर रहे थे देश में रहते हुए, उनके ऊपर ही भरोसा नहीं रहा, ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें हो पाई। द आईने हैड शोन दैट पेट्रियाटिक आइडियाज हैड एंटर्ड द रैंक्स ऑफ द प्रोफेशनल इंडियन आर्मी, द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए इंडियन आर्मी में ही बहुत सारा देशभक्ति भर चुका है, तो अब वो ये चाहते हैं कि देश जो है आज़ाद हो और ये ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़कर जाएं और हम अपनी गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट बना लें, ठीक है। Another straw in the wind was the famous revolt of Indian naval ratings at Bombay in February 1946. The ratings had fought a 7-hour battle with the army and the navy and had surrendered only when asked to do so by the national leaders. Naval ratings in many other parts had gone on sympathetic strike. Moreover, there were also widespread strike in the Royal Indian Air Force. अब देखिए रॉयल इंडियन फोर्स में भी एक तरह से स्ट्राइक हो रही है, बहुत सारी चीज़ें नेवीज़ में हो रही है, आर्मी में हो रही है, जो तीनों फोर्सेज हैं वो एक तरह से क्या है, अब इनकी अगेंस्ट हो गई हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स के। ओके, द अदर टू मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, द पुलिस एंड द ब्यूरोक्रेसी वर ऑल्सो शोइंग साइंस ऑफ नेशनलिस्ट लीनिंग्स, ठीक है, वो उनका झुकाव देश हित में हो रहा है, ठीक है। दे कुड नो लॉन्गर बी सेफली यूज टू सप्रेस अ नेशनल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस फोर्स इन बिहार एंड दिल्ली वर ऑन स्ट्राइक। इन बिहार और दिल्ली की फोर्सेस भी क्या है, पुलिस फोर्सेस भी स्ट्राइक पे जा चुकी हैं। फोर्थ एंड अबव ऑल द कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड मूड ऑफ द इंडियन पीपल वॉज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस। They would no longer tolerate the humiliation of the foreign rule. They would no longer rest till freedom was won. अब उनको चैन ही नहीं है जब तक आज़ादी मिल जाए, इस तरह का माहौल बन चुका है। There was a naval mutiny and struggle for the release of INA prisoners. In addition, there were during 1945 to 1946 numerous agitations, strikes, हड़ताल and demonstration all over the country. हर जगह हड़ताल हो रही, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं कि इन प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए जो INA के प्रिजनर्स हैं, यानी इंडियन नेशनल आर्मी के, ठीक है। इवन इन मैनी प्रिंसली स्टेट्स सच एज हैदराबाद, ट्रैवनकोर एंड कश्मीर, इन जगह पे भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन नवंबर 1945 lakhs of people demonstrated in the streets of Calcutta to demand the release of INA prisoners. For 3 days there was virtually no government authority left in the city. Again on 12 February 1946 there was another mass demonstration in the city to release the to demand कर रहे हैं किसकी रिलीज़ के लिए, अब्दुल राशिद जो कि इन INA के ही प्रिजनर थे ना। और यहाँ पे देखिए कैलकटा में भी बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं और बहुत बढ़ चढ़ के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर कॉर्नर से लोग आ रहे हैं, ठीक है। ऑन 22 February बॉम्बे ऑब्जर्व अ कंप्लीट हड़ताल एंड जनरल स्ट्राइक इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, है ना, in sympathy with the naval ratings in revolt. The army was called in to suppress the popular upsurge. Over 250 people were shot dead on the streets in 48 hours. 48 घंटे के अंदर ही 250 लोग को मार दिया गया स्ट्रीट्स में ही, जो डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, ठीक है, बॉम्बे में। देयर वॉज ऑल्सो लार्ज स्केल लेबर अनरेस्ट ऑल द ओवर कंट्री। लेबर क्लास भी पूरी तरीके से अनरेस्ट में जा चुका है, ठीक है। There was hardly an industry in which strikes did not occur. In July 1946, there was all India strike by postal and telegraph workers. Railway workers in South India went on strike in August 1946. Peasant movements acquired a fresh thrust after 1945 as freedom approached. The most aggressive of the post-war struggle was the Debag struggle by the sharecroppers of the Bengal, who declared that they would pay not 1/2 but 1/3 of the क्रॉप टू द लैंड लॉर्ड्स। उन्होंने देखिए तेबाग मतलब 1/3 ही वो रेवेन्यू देना चाहते थे। ये बंगाल में मूवमेंट चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, जिसमें जो ये शेयर क्रॉपर्स यानी जो क्रॉप्स को शेयर करते थे उनकी बात हो रही है। उन्होंने कहा हम आधा नहीं देंगे, 1/3 ही दे पाएंगे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ओके। तो अब जगह जगह क्या हो रहा है, जैसे अगेंस्ट हाई रेंट्स एंड ऑल्सो टुक प्लेस इन हैदराबाद में भी इस तरह के
पीजेंट्स एंड फार्मर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी मांगे वो रख रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज टुक अ लीडिंग पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक्स, हड़ताल एंड, ठीक है, इस जगह भी हड़ताल हो रही, स्ट्राइक हो रही, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। मैनी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, हैदराबाद, ट्रैवनकोर, कश्मीर एंड पटियाला एमंग अदर्स वर एनवेलप्ड बाय पॉपुलर अपसर्जेस, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट देयरफॉर, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल असेंबलीज हेल्ड इन अर्ली 1946 में इलेक्शंस हो रहे हैं। Provided another major political development, the Congress won an overwhelming majority of general seat, while the Muslim League did the same for seat reserved for the Muslim League भी कुछ सीटें जीत रही है और कांग्रेस तो जीत ही रही वाइल्ड लेवल पे ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट देयर वाज सेंट इन मार्च 1946 a cabinet mission to India to negotiate with Indian leaders to the terms for the transfer of power to। अब यहाँ पे देखिए कैबिनेट मिशन आ रहा है, अब यहाँ पे ये चर्चा हो रही है कि इंडियंस को उनकी पावर दे दी जाएगी ताकि वो अपनी गवर्नमेंट बना सकें। द कैबिनेट मिशन प्रपोज टू tiered federal plan which was expected to maintain national unity while conceding the largest measure of regional autonomy. There was to be a federation of the provinces and the states with the federal center controlling only defense, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिसमें सेंटर जो है क्या कंट्रोल करेगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को, और प्रिंसली स्टेट्स भी बन रहे हैं जो अपने लोकल स्तर पे शासन करेंगे ना। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल प्रोविंसेस कुड फॉर्म रीजनल यूनियंस टू विच दे कुड सरेंडर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सम ऑफ देयर पावर्स। बोथ द नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम एक्सेप्टेड दिस प्लान। इसमें मुस्लिम लीग और दोनों ने, कांग्रेस ने भी इस प्लान को एक्सेप्ट किया, बट द टू कुड नॉट एग्री ऑन द प्लान फॉर एन एंटरिम government which could convene a constituent assembly to frame a constitution for free and federal India. The two also put differing interpretation on the cabinet mission scheme to which they had agreed earlier. In the end, in September 1946, an interim government cabinet बन रही है था, interim government बन रही है तो cabinet भी बन रही है, headed by Jawaharlal Nehru, was formed by the Congress. The Muslim League joined the cabinet in October after some hesitation. कुछ उनको hesitation था, उसके बाद अक्टूबर में मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन कर लिया, but it decided to boycott the Constituent Assembly. लेकिन Constituent Assembly को वो बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि Constituent Assembly बने। On 20th February 1946, Clement Attlee, British Premier, declared the British would quit India by June 1948 में कह रहे हैं कि 20 फरवरी 1947 को ये डिक्लेयर कर दिया है। किसने डिक्लेयर किया? क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया है, जो उस समय का ब्रिटिश प्राइमर था, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स जो हैं जून 1948 तक इंडिया छोड़ देंगे ना। ओके, बट द इलेक्शन ऑफ कमिंग इंडिपेंडेंस वर मार्क्ड बाय लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर 1946। लेकिन कम्युनल राइट्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ठीक है। अगस्त 1946 के बाद से ही ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं, ठीक है। ओके फाइन, अब देख लीजिए फिर क्या हो रहा है। द अनाउंसमेंट दैट इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी फ्री वॉज मेड ऑन 3 जून 1947 में ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है। द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द चॉइस ऑफ ज्वाइनिंग आइदर ऑफ द न्यू स्टेट्स अंडर द प्रेशर ऑफ द पॉपुलर स्टेट्स पीपल्स मूवमेंट एंड गाइडेड बाय मास्टरफुल डिप्लोमेसी ऑफ सरदार पटेल। सभी लोग इनका नाम जानते हैं, तो इन्होंने ही सारा कुछ एकीकृत भारत किया था ना, भारत को एक किया था ना, जोड़ा था एक तरह से ना। द होम मिनिस्टर थे, मोस्ट ऑफ देम एक्सीडेड टू, सबने ज़्यादातर लोगों ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। द नवाब ऑफ जूनागढ़, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर हेल्ड बैक्स फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए ये रुके हुए थे ये सारे लोग, ठीक है। द नवाब ऑफ जूनागढ़, अ स्मॉल स्टेट ऑन द कोस्ट ऑफ काठियावाड़, अनाउंस एक्सेशन टू द पाकिस्तान। उसने कहा कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। किसने? द नवाब ऑफ जूनागढ़, अ स्मॉल स्टेट कोस्ट ऑन द काठियावाड़, ठीक है। इवन दो द पीपल ऑफ स्टेट डिजायर टू ज्वाइन इंडिया, लेकिन वहाँ के लोग चाहते थे इंडिया को ज्वाइन करना। इन द एंड इंडियन ट्रूप्स ऑक्यूपाइड द स्टेट एंड अ प्लेबिसाइड वाज हेल्ड। लेकिन फिर इंडियन जो ट्रूप्स थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया और एक प्लेबिसाइड एक तरह से लाया गया और लोगों से पूछा गया, उनकी राय ली गई कि आप वहाँ जाना चाहते हैं पाकिस्तान या यहाँ रहना चाहते हैं। तो फिर ये हुआ, फिर जो कि फेवर में, इंडिया के फेवर में आ गया, ठीक है। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड एन अटेम्प्ट टू क्लेम an independent status but was forced to accede in 1948 after an internal revolt had broken out in its ना। फिर एक तरह से धीरे धीरे ही सब लोग जुड़ते चले गए, ठीक है। सरदार पटेल ने ये सारा काम किया, इसीलिए उनको एक तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में उनका हाथ बहुत बड़ा है, ठीक है। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया सेलिब्रेटेड विद इट्स जॉय इट्स फर्स्ट डे ऑफ फ्रीडम। द सैक्रिफाइसेस ऑफ जनरेशन ऑफ पेट्रियट्स एंड द ब्लड ऑफ काउंटलेस मार्टियर्स हैड बॉर्न फूड। देखिए इतने सारे लोग की कुर्बानी
फाइनली क्या है, फलीभूत हो रही है और हमें आज़ादी मिल चुकी है। दिस ड्रीम वॉज नाउ रियलिटी। इन ए मेमोरेबल एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन द नाइट ऑफ 14 अगस्त, जवाहरलाल नेहरू गिविंग एक्सप्रेशन टू द फीलिंग ऑफ पीपल। उन्होंने क्या किया, अपना रात में ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक्सप्रेशन किया, क्या एक्सप्रेस किया, लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम अवर प्लेज नॉट ओनली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटैंशली। ठीक है, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। यहाँ तक रखते हैं। तो फाइनली हम आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया है और देश अब क्या है, आज़ाद है। फाइनली हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट होता है। कुछ अदर डेवलपमेंट्स अगर आप देखेंगे इसके बाद से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी शुरू हो जाती, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हो जाता है। इसके बाद से ही वो हम क्या ऑलरेडी हम क्या है वहाँ पढ़ चुके हैं पॉलिटी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल देखेंगे कि ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं या एनवायरनमेंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।